हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2024 सेट 5 347 जीडी। ठीक है बेटा, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में आकर के देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा चौथे का, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए। कोई भी प्रथम कोटि अभिक्रिया है बेटा, उसके लिए सिद्ध करना है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्धायु काल का 2 गुना होता है। ठीक है बेटा, तो कोई भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो 100% पूर्ण होती है। कितनी होती है बेटा? 100% पूर्ण होती है। होती है और रिएक्टेंट पहले 100% होता है, तो उसका 3/4 पूर्ण हो चुका है। ठीक है, चलो देखते हैं। हमें सिद्ध करना है T3/4 इक्वल टू 2 टाइम्स T1/2। ठीक है, तो बेटा हम जानते हैं फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 2.30 T/T log R0 अपॉन R। ये फॉर्मूला होता है बेटा। यहाँ पे हम अब मान लो हमारा जो रिएक्टर ये R0 को होता है प्रारंभिक रिएक्टेंट, तो हमारा प्रारंभिक रिएक्टेंट कितना होगा बेटा? 100% होगा, पूरा 100 का 100 भाग होगा। और लास्ट में मान लीजिए 3/4 प्रोडक्ट बन गया है, तो घटेगा कहां से? इसी में तो घटेगा बेटा। ठीक है, देखो ऐसा समझो, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होता है बेटा। ठीक है, तो पहले रिएक्टेंट कितना होगा हमारा? 100% होगा, पूरा पूरा 100 ही तो होगा, प्रोडक्ट हमारा 0 बना होगा। लेकिन मान लीजिए इस 100 का 3/4 प्रोडक्ट हमारा बन गया है, मान लीजिए इतना बन गया है, तो यहाँ कितना बचेगा? रिएक्टेंट बचेगा 100 माइनस 100 का 3/4। तो बेटा ये हो गया R0 की वैल्यू, जो हो गई R की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया R0 की जो हो गई R की वैल्यू। समझ आए आप लोग? तो बेटा R0 की वैल्यू ये हो जाएगी और R की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखो R0 की वैल्यू हमने 100 लगा दी और R जो ये है R की वैल्यू है, इसको हम लिखेंगे 100 माइनस 100 का 3/4। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। सभी को एक हो गई हमारी। ठीक है, चलो हम एक बात और भी जानते हैं। हम जानते हैं K इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ भी होता है। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों K की वैल्यू बेटा दोनों से बराबर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो 0.693 T हाफ इक्वल टू 2.303 T3/4 log 100 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस 3/4। ठीक है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ 100 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 3/4 ये बचा। ठीक है, चलो अब इससे आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब क्या करना है बेटा? यहाँ देखो ये 0.693 है ना, लिखा है 0.693, इसको हम लिख सकते हैं 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010। क्यों लिख सकते हैं बेटा? गुणा कर देखो इतना ही आएगा। ठीक है, तो हमने ये चीज यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दी ऊपर वाली देख करके। अब ये चीज यहाँ पे ऐसे लिख दी और इसको ऐसे कैसे छाप दिया, ऐसा कैसा ही रहा, ये ऐसा कैसा ही रहा, यहाँ 100 कट गया तो आ गया 1/4 ये आ गया। तो ठीक है, अब देखो ये एक जैसा जो कट जाएगा, ये बचेगा क्या? बचेगा 0.3010 T हाफ इक्वल टू, यहाँ बचेगा बेटा 1/3/4 log 1/4। ठीक, इतना आ गया बेटा। अब देखेंगे ध्यान से, देखो 0.3010 अपॉन T हाफ इक्वल टू T अपॉन 1/T3/4 log 4, जिसको 2 की पावर 2, तो ये 2 पहले आ जाएगा बेटा, ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, उसके बाद log 2 वैल्यू कितनी होती है? 0.3010, 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बेटा हमारा ये प्रूफ होकर के आ गया T3/4 इक्वल टू 2 टाइम्स T1/2 प्रूव्ड। ये हमें सिद्ध करना था। अगला जो क्वेश्चन है बहुत सरल क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन है, गुणात्मक विश्लेषण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए जटिल यौगिकों का महत्व समझाइए। बेटा गुणात्मक विश्लेषण क्या होते हैं? गुणात्मक विश्लेषण मतलब क्या होता है? ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड, हमारा जो इंटर क्लास में प्रैक्टिकल है बेटा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो गुणात्मक विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ में, कोई पदार्थ किन किन घटकों से मिलकर बना है, उसमें कौन कौन सी आयंस हैं, कौन से घटक हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो लगता है गुणात्मक विश्लेषण। ठीक है, इसका नाम लिख रखा है मैंने, देखो ऐसा करके। गुणात्मक विश्लेषण का अर्थ होता है दिए गए पदार्थ में उसके घटकों की पहचान करना। ठीक है, और हमारा पदार्थ 2 प्रकार का हो सकता है बेटा। कौन कौन सा हो सकता है? देखो हमारा इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है, अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है तो उसमें अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक की हम पहचान करते हैं। ये इंटर में प्रैक्टिकल भी है हमारे, अम्लीय क्षारीय मूलक की पहचान करने का। ठीक है बेटा,
तो और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है तो इसमें फंक्शनल ग्रुप की पहचान करते हैं। ये भी हमारा इंटरनल प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे 12th क्लास के प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है बिल्कुल, ठीक है। तो बेटा अब बात ये है कि एनालिसिस का मतलब जो आपका विश्लेषण है, ये गुणात्मक विश्लेषण का मतलब तो समझ जाए। तो गुणात्मक विश्लेषण के प्रैक्टिकल जो होते हैं, जैसे अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक की पहचान करना, फंक्शनल ग्रुप पहचान करना, इनमें जो भी कॉम्प्लेक्स या जटिल कार्बनिक कंपाउंड हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल में, उनके बारे में हमें समझाना है, उनके बारे में लिखना है, उनका महत्व बतानी है बेटा, ठीक है। तो देखो, तो अब देखते हैं इनके उदाहरण। गुणात्मक विश्लेषण में जटिल यौगिकों के उपयुक्त उदाहरण महत्व देखते हैं इनके। तो उदाहरण देखो, जैसे पहला उदाहरण ले लो, हमने कॉम्प्लेक्स उदाहरण लेना है K4FeCN6। इसका महत्व क्या है बेटा? तो ये क्या काम होता है? Mg+2 आयन की पहचान करने के काम आता है, ठीक है। ये विलयन का काम करता है, जिसमें Mg+2 आयन होगा उस विलयन को हरा कर देता है। कैसे करता है बेटा? ये हरा कर देता है। इससे हम पहचान लेते हैं कि इसमें Mg+2 आयन उपस्थित हैं, ठीक है। तो इसको हम पहचान सकते हैं। टॉलियन रिएजेंट, या इसको बोलते हैं सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला ये वाला होता है बेटा, ठीक है ना। यह किस काम आता है? ये एल्डिहाइड CH2 ग्रुप की पहचान करने के काम आता है। और हमें कैसे पता होता है बेटा? हमें सिल्वर मिरर, मतलब जो टेस्ट ट्यूब होती है उसकी दीवार पे हमें सिल्वर की लेयर दिखाई देने लगती है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये सिल्वर की पहचान करने, सिल्वर आता है रिएक्शन में, ठीक है बेटा। तो कुल मिलाकर ये समझ जाइए, ये एल्डिहाइड की पहचान करने का काम आता है, CH2 ग्रुप की पहचान करने का काम आता है। अब बात करते हैं CuNH4SO4 की। यह है अमोनियम आयन के टेस्ट में गहरा नीला रंग देता है, तो इस प्रकार से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो बेटा इसके एग्जाम्पल, उसके महत्व भी हो गए, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है बेटा? निम्नलिखित से 1-आइडोब्यूटेन प्रस्तुत करने का रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है बेटा। तो 1-ब्यूटेनॉल से बनाना है हमें आइडोब्यूटेन, ठीक है। 1-क्लोरोब्यूटेन से बनाना है हमारे लिए आइडोब्यूटेन। ब्यूट1ईन से बनाना क्या है? आइडोब्यूटेन, ठीक है बेटा। तो देखो, सबसे पहले हमारा है ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो बेटा देखो, 1-ब्यूटेनॉल की, तो मान लो जनरल लिख सकते हो, जैसे अल्कोहल होता है। क्या होता है? ये अल्कोहल है। अल्कोहल में हमने पढ़ा है, अल्कोहल में रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन डालते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हाइड्रोजन Bri2 कुछ भी हो सकता है, तो बन जाता है RX, बन जाता है बेटा, RX बन जाता है। तो ऐसे ही हमारा 1-ब्यूटेनॉल होता है बेटा। देखो, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, तो ये हो गया 1-ब्यूटेनॉल। 1-ब्यूटेनॉल में तो रेड फास्फोरस और आयोडीन डाल दो, तो हमारा ये 1-ब्यूटेन, तो हमारा 1-आइडोब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। 1-आइडोब्यूटेन बन गया बेटा, ठीक है। तो हमने अल्कोहल से बनाकर दिखा दिया आपको। अब बात करते हैं क्लोरोब्यूटेन से कैसे बनाना है। तो देखो, जनरल रिएक्शन होती है, इसको हम हैलोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है बेटा। हैलोजन एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो देखो, यहाँ पे जनरल रिएक्शन क्या है? RX + NaI = RiNaX, ठीक है। ये हमारी जनरल रिएक्शन होती है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? फिग्लिस्टाइन अभिक्रिया, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आती है हर साल पेपर में, तो याद करना है। पिछले साल भी आई थी ये, हर साल आती है, कॉपी चेक करने आते ना, पिछली बार तो देखी थी, आई थी बेटा ये वाली रिएक्शन, और रिजल्ट का वैसे भी ये। तो देखो, ये होती क्या है? RX है, NaI से रिएक्शन कराएंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? यहाँ पे NaX निकल जाएगा, NaX निकल के RI आ जाएगा, बस ऐसे तो है। तो हमारा ये है क्लोरोब्यूटेन है। तो यहाँ पे CH3OH, मतलब एथेनॉलिक मीडियम और एसीटोन मीडियम में रिएक्शन कराई जा रही है। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा? यहाँ पे NaI से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एक्सचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आयोडीन आ जाएगी बेटा, NaCl निकल जाएगा। ये हमारा बन गया आइडोब्यूटेन। तीसरा क्या है? तीसरा तरीका ये है कि हमारे लिए ब्यूट1ईन से बनाना है, ब्रोमोब्यूटेन बनाना है। ब्रोमोब्यूटेन बेटा आइडोब्यूटेन बनाना है। तो हम क्या काम करेंगे? आइडोब्यूटेन डायरेक्ट नहीं बनेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो सुन बेटा, हम इसमें HBr डालते हैं, HBr डालते हैं और पेरोक्साइड डालते हैं, ठीक है। पेरोक्साइड डालने का अर्थ पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाई देगा। पेरोक्साइड इफेक्ट को हम एंटी मार्कोनिकॉफ भी रूल कर सकते हैं, खरास इफेक्ट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होता है कि खरास इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ना हो, ठीक है, तो वो कहाँ? वैसे मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ जोड़ना चाहिए? यहाँ पे जोड़ना चाहिए, लेकिन मैं एंटी मार्कोनिकॉफ कहाँ जोड़ेगा बेटा? यहाँ उल्टे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। अब इसमें हम क्या काम करते हैं? इसमें सोडियम आयोडाइड डाल दो भैया, ठीक है। तो डाइएसीटोन की उपस्थिति में होगा, तो हमारा ये बन जाएगा आइडोब्यूटेन, ठीक बेटा। चलो अब हम देखते हैं अपना लास्ट वाला क्वेश्चन, ग वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एरोमेटिक यौगिक A
जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक B बना देता है, जो Br2 तथा KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N बना यौगिक C देता है। तो ABC की पहचान कीजिए और इनके रासायनिक सूत्र भी लिखना है बेटा, रासायनिक सूत्र लिख करके इनके यूपीएससी नाम पे बताना है। तो ध्यान सुनेंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन, ध्यान सुनेंगे बेटा। देखो क्वेश्चन ये है, एक एरोमेटिक कंपाउंड ए है हमारे पास, ठीक है, इसकी जलीय NH3 से रिएक्शन करानी है, मतलब एक्वस NH3 से रिएक्शन करानी है, तो हमारे लिए बी प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आई बेटा बात। अब बी जो है, बी का Br2 प्लस KOH से रिएक्शन कराते हैं, तब हमारे लिए C6H7N बनता है, C6H7N बनता है, ठीक है, जिसका नाम C बनता है। तो हमें ABC की पहचान करनी है, उनके सूत्र भी बताना है, ठीक बेटा। तो अगर गौर से देखें तो ये क्या चीज है, देखो एरोमेटिक कंपाउंड पहले देखा है, एरोमेटिक देखो तो ये हो गया बेटा एनिलीन का फॉर्मूला। किसका हो गया, एनिलीन का फॉर्मूला। तो ये साइड में रखी ये चीज देख सकते हो तुम, ठीक है बेटा। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया एनिलीन का फॉर्मूला, हमारा एनिलीन का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। तो ध्यान समझेंगे बेटा, देखो अगर आपका एनिलीन बना है एरोमेटिक कंपाउंड से, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा बेटा, एमाइड होगा, एमाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि बेटा जब एनिलीन बनती है तो ये हाफ माइंड ब्रोमाइड डिग्रेशन से बनता है, ठीक है। और इस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है वो एमाइड होता है, प्राइमरी एमाइड, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये हमारा एमाइड है, प्राइमरी एमाइड है। हमने बी और ए और बी की, तो सी और बी की तो पहचान कर ली। अच्छा ये बना कैसे होगा, जब ये जो होता है ना बेटा बेंजोइक एसिड, जब बेंजोइक एसिड में एक्वस अमोनिया डालते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमारा ये बन के आता है एमाइड। तो इस प्रकार हमने एबीसी सबकी पहचान कर ली है, ठीक है। तो हमारा एबीसी ये रहा, ए वी एंड सी, ठीक है। एक्सेटस ये है कि ये जो बताओ यहाँ हाफ माइंड ब्रोमाइड अभिक्रिया होती क्या है, हाफ माइंड ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो हमारा ये है RnH2, ठीक है। तो हमारा ट्रिक जो है, ट्रिक दो कैसे काम करता है बेटा, देखो हाफ माइंड एक केमिस्ट का नाम होता है, ठीक है, और डिग्रेडेशन का मतलब होता है इसमें एक कार्बन कम हो जाना है, ठीक। तो बेटा यहाँ पे हमारी ये एमाइड है, एमाइड से ये CO निकल जाएगा पूरा, ठीक है। और बेटा यहाँ पे निकल जाएगा, लेकिन हम पहले पूरी रिएक्शन देख रहे हैं। यहाँ पे बेटा हम लोग ओनली 1 यूनिट ऑफ ब्रोमीन लेते हैं और यहाँ पे KOH NaOH कुछ भी बेस ले सकते हैं। तो बेटा क्या बनेगा, यहाँ से निकल जाएगा CO2, अगर यहाँ से पूरा CO निकल जाए बनेगा क्या, RnH2 बनेगा, RnH2, ठीक है। और फिर Na2CO3 2NaBr 2H2 ये चीज बन करके आती है, ठीक। चाहे तो इनको याद रखो, चाहे तो ट्रिक से कर लो। ट्रिक क्या है बेटा हमारी, देखो हमारे ये दो लवर हैं, ये R लवर है, NH2 लवर है, ये दोनों लवर हैं, प्रेम करना चाहते हैं, मगर बीच में CO गद्दार आ रहा है, इस गद्दार को फेंक देंगे उठा करके, ठीक है, और सीधा RnH2 बन जाएगा। ऐसे मान लीजिए हमने एरोमेटिक कंपाउंड का एमाइड ले लिया, प्राइमरी एमाइड ले लिया है। अब यहाँ Br2 प्लस 4 के वो से करा रहा है, तो यहाँ से गद्दार CO बखा दो तो ये बन जाएगा बेटा, एनिलीन बन गया। तो कुल मिलाकर के आपको मैंने हाफ माइंड डिग्रेडेशन रिएक्शन समझा दी। मैंने क्यों समझाई बेटा, क्योंकि इसमें यहाँ पे यूज हुआ, देखो यहाँ पे हाफ माइंड ब्रोमाइड अभिक्रिया, जो हाफ माइंड निम्नीकरण अभिक्रिया है, हाफ माइंड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, वो यहाँ पे अप्लाई हुई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूरा CO, यहाँ का पूरा CO निकल गया, तो हमारे लिए एनिलीन प्राप्त यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक और कमेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।